प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण क्या है और सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं सूक्ष्म शिक्षण के चक्कर के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं और सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, इसकी आवश्यकताएं एवं सूक्ष्म शिक्षण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख रूप से शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं उनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि बीएड करने वाले छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएं अपना माइक्रो टीचिंग का लेसन किस प्रकार से तैयार करते हैं और उन्हें अपनी डायरियां कैसे तैयार करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए चलते हैं, जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। बहुत ही सरल और रोचक शब्दों में हम जानने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है, सूक्ष्म का अर्थ है लघु, यानी लघु शिक्षण। यह एक प्रशिक्षण तकनीक है। इसमें शिक्षण कौशलों का विकास एवं सुधार किया जाता है। यह एक नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास है। इसे किसी भी स्थिति में शिक्षण तकनीक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रशिक्षण तकनीक है। सूक्ष्म शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुशल शिक्षक तैयार किए जाते हैं, यानी यह एक अच्छे शिक्षक बनाने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाता है और बड़ी ही कुशलता के साथ एक एक करके उन्हें सीखा जाता है। सूक्ष्म का अर्थ है छोटा, यानी लघु। अतः सूक्ष्म शिक्षण में सभी प्रक्रियाएं लघु भागों में विभाजित रहती है। जैसे इसमें लघु समयावधि होती है जो प्राय 5 से 7 मिनट रखी जाती है। इसमें छात्र भी कम होते हैं, जैसे 5 से 10 छात्रों का समूह बनाया जाता है और हमारा जो लेसन है वो भी छोटा होता है और साथ ही साथ प्रत्येक कौशल का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न कौशलों को एक एक करके, यानी एक समय में एक ही कौशल को कुशलतापूर्वक सीखा जाता है। आपकी सुविधा के लिए वीडियो में कुछ स्लाइड्स जोड़ी गई है जिनके माध्यम से आप माइक्रो टीचिंग के बारे में और अधिक जान पाएंगे। यह एक शिक्षण का वह लघु रूप है जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा 5 से 7 मिनट में 5 से 10 से विद्यार्थियों का समूह बनाकर उन्हें अध्यापन करवाया जाता है, जिसमें छात्र अध्यापक एवं अध्यापिकाएं अपनी कमियों को दूर करने के लिए बारी बारी से एक एक करके सभी कौशलों का बार बार अभ्यास करते हैं। जैसे कुछ प्रमुख कौशलों की बात करें तो प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, वाचन कौशल, व्याख्या कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रदर्शन कौशल, उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल, पाठ समापन कौशल। इस प्रकार से काफ़ी कौशल जो शिक्षण के अंतर्गत आते हैं उनका एक एक करके अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम जान चुके हैं कि सूक्ष्म शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्व सेवाकालीन या सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित करके उनमें शिक्षण कौशल विकसित कर दिया जाता है। यानी शिक्षण कौशल विकसित करने की यह एक तकनीक है। यह पूरी तरह से प्रशिक्षण का एक कंसेप्ट है और इस प्रक्रिया में शिक्षक के प्रदर्शन का बहुत ही सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाता है। इसीलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जाना जाता है।
अब हम समझेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या है, यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्कर। सूक्ष्म शिक्षण चक्कर के अंतर्गत मूल रूप से 6 स्टेप आते हैं, जिन्हें शिक्षण के सोपान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चक्कर के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है पाठ योजना बनाना, उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण, उसके बाद में फीडबैक आलोचना के रूप में भी होती है ये, फिर पुनः पाठ योजना आती है, फिर उसका पुनः शिक्षण करवाया जाता है और फिर पुनः आलोचना यानी रीफीडबैक दिया जाता है। अब हम थोड़ा इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्कर के लिए कुछ अलग अलग विद्वानों का समय को लेकर अलग अलग मत भी है। सूक्ष्म शिक्षण में मानक समय वो लगभग 36 मिनट का माना गया है, जिसमें पाठ योजना है वो घर पर ही बनाई जाती है, उसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। उसके बाद शिक्षण के लिए प्राय 5 से 7 मिनट का समय रखा गया है। उसके बाद प्रतिपुष्टि के लिए भी 5 से 7 मिनट का समय होता है, औसतन समय 6 मिनट मान सकते हैं। उसके बाद में पुनः योजना बनाने के लिए रीप्लान के लिए लगभग 12 से 15 मिनट का समय रखा जाता है। उसके बाद में फिर पुनः शिक्षण करवाया जाता है, जिसमें भी 5 से 7 मिनट का समय रखा जाता है और उसके तुरंत बाद पुनः प्रतिपुष्टि यानी रीफीडबैक दिया जाता है, उसमें भी लगभग 6 मिनट का समय रखा जाता है। माइक्रो टीचिंग में चलने वाली जो ये प्रोसेस है, जिनको 6 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है, इन्हीं को ही सूक्ष्म शिक्षण के सोपान भी कहा जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण के 6 सोपान है, यानी योजना बनाना, नंबर 2 शिक्षण, नंबर 3 पृष्ठपोषण, नंबर 4 पुनः योजना बनाना, नंबर 5 पुनः शिक्षण करवाना और नंबर 6 पुनः पृष्ठपोषण। सूक्ष्म शिक्षण के जो सोपान हैं उनको थोड़ा सा विस्तार से हम जानें। पहला स्टेप इसमें होता है योजना बनाना। यह सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम सोपान माना जाता है, जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं अपने सब्जेक्ट का लेसन तैयार करते हैं। इसके लिए वह अपने पाठ्य विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा घर बैठकर इसकी योजना तैयार करते हैं। उसके बाद में आता है इसका दूसरा सोपान, जिसे टीचिंग के नाम से यानी शिक्षण के नाम से जाना जाता है। इस सोपान के अंतर्गत छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं के द्वारा अपने सब्जेक्ट में तैयार किया गया जो लेसन है, उसका प्रस्तुतिकरण छात्र अध्यापक और अध्यापिका द्वारा अपने सहपाठियों के समकक्ष और निरीक्षक के सामने दिया जाता है। उसके बाद में आता है इसका तीसरा चरण, जिसे फीडबैक या पृष्ठपोषण के नाम से जाना जाता है। इस चरण में छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं अपने पाठ विषय के जो प्रस्तुतिकरण में क्या क्या कमियां रही है और क्या क्या उसमें सुधार करना आवश्यक है, यह उसके सहपाठी अध्यापक निरीक्षक आदि ये बताते हैं। यदि यहाँ पर पृष्ठपोषण सकारात्मक रहता है तो सूक्ष्म शिक्षण यहीं पर समाप्त हो जाता है, परंतु यदि फीडबैक नकारात्मक आता है तो यहाँ से चौथा सोपान प्रारंभ होता है। चौथा सोपान जिसका नाम होता है पुनः योजना, जिसे अंग्रेजी में हम रीप्लान कह सकते हैं, यह सूक्ष्म शिक्षण का चौथा सोपान है। इसमें छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं अपने सब्जेक्ट की योजना तथा तैयारी पुनः करते हैं, पुनः योजना बनाकर लेसन तैयार करते हैं तथा अपने निरीक्षक के द्वारा बताए गए सुझावों के आधार पर उसमें जो कमियां रह गई है उसको ध्यान में रखते हुए पुनः लेसन तैयार करते हैं। और उसके बाद में फिर 5वां स्टेप स्टार्ट होता है पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण का ये 5वां सोपान है, जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं पुनः योजना में तैयार किया गया जो पाठ है, जो लेसन है, उसे फिर से पुनः कक्ष में अपने सहपाठियों, अध्यापकों एवं निरीक्षकों के सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद में माइक्रो टीचिंग का छठा चरण, अंतिम चरण आता है, जिसे पुनः
पृष्ठपोषण रीफीडबैक कहा जाता है। पुनः पृष्ठपोषण सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान माना जाता है, या यूं कहें ये छठा सोपान है। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दिए गए पुनः शिक्षण अर्थात पुनः प्रस्तुतिकरण में क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या सुधार करने और बाकी है आदि का निर्धारण किया जाता है, और कक्षा निरीक्षक ये निर्धारित करते हैं कि लेसन कितना सफल रहा है। इस प्रकार से ये सूक्ष्म शिक्षण के 6 सोपान माने जाते हैं। इनके समय को लेकर काफ़ी विविधताएं देखने को मिलती है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो पाठ योजना है वो घर पर तैयार की जाती है, जिसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। शिक्षण में 6 मिनट का समय है, पृष्ठपोषण में 6 मिनट का समय लगता है, पुनः पाठ योजना बनाने में 12 मिनट का समय निर्धारित है, और पुनः शिक्षण के लिए वापस 6 मिनट का समय निर्धारित है, और पुनः पृष्ठपोषण भी 6 मिनट के रूप में देना होता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के देखा जाए तो जो मानक समय है वो 36 मिनट के आसपास लगता है। अब हम जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो मुख्य विशेषताओं के रूप में देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण विधि में एक कक्षा में 5 से 10 छात्रों को रखा जाता है, जिससे कक्षा है वो बहुत छोटी हो जाती है। कक्षा में अनुशासन प्रक्रिया बनी रहती है, छात्र व अध्यापक दोनों इसमें सक्रिय रहते हैं। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट शिक्षण कौशलों को विकसित करना ही होता है, और कालांश की जो समय अवधि है वो बहुत ही सीमित यानी 5 से 7 मिनट की रखी जाती है। यह विधि व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व देती है। इस विधि में छात्र अध्यापक को तत्काल फीडबैक दिया जाता है। यह व्यावसायिक परिपक्वता लाने में समर्थ है, यानी व्यावसायिक परिपक्वता लाना सूक्ष्म शिक्षण की एक खास विशेषता है। साथ ही साथ इसमें वैज्ञानिक उपकरणों, टेप रिकॉर्डर आदि का भी उपयोग किया जाता है। इसमें एक कालांश में किसी एक कौशल को ही विकसित किया जा सकता है। यह छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास का संचार करने वाली विधि है। इस विधि को प्रशिक्षण प्राप्त करने में ही प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है। यह वास्तविक कक्षा शिक्षण का लघु रूप होती है। यह छात्र अध्यापक को वास्तविक कक्षा शिक्षण कराने में समर्थ बनाती है। इसमें पूर्व अभ्यास करना आवश्यक होता है। यह विधि सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जाती है। छात्र अध्यापक के सही क्रिया नहीं करने पर पुनः पाठ योजना तैयार करनी पड़ती है तथा पुनः शिक्षण करवाना पड़ता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्कर तब तक चलता है जब तक छात्र अध्यापक अपने शिक्षण कौशलों को विकसित नहीं कर लेते। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य विशेषताएं हैं। इसी क्रम में हम जाने कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी इसका महत्व क्या है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो जाती है, जिससे शिक्षण एवं अधिगम का मार्ग प्रशस्त होता रहता है। इसकी मूल दूसरी आवश्यकता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशलों में पूर्ण निपुणता आ जाती है और अभ्यास करते करते शिक्षक है वो व्यावसायिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि से शिक्षकों का व्यावसायिक कौशल की दृष्टि से आत्मविश्वास बढ़ता है, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। इसी क्रम में चौथी आवश्यकता मूल रूप से है कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान एकीकृत हो जाता है, जिससे उसे पूर्ण शिक्षकीय पटुता प्राप्त हो जाती है, यानी शिक्षकीय गुण है उसमें आ जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक बहुत ही सरल विधि है। इसे शिक्षण के सिद्धांतों जैसे सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलने में सहायता मिलती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि शिक्षकों की पारंपरिकता एवं रूढ़िवादिता को दूर करके नवीन ज्ञान की ओर उन्हें ले जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में जो भावी शिक्षक है, जिन्हें प्रशिक्षु
प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में जाना जाता है को सरल, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ तथा त्वरित पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के अभ्यास एवं पूर्ण जानकारी से एक कुशल शिक्षक बनने की आधारशिला तैयार हो जाती है, जो कि शिक्षकों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और शिक्षकों को पूर्णतः निपुण बनाने में ये सक्षम होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग की जो मूल आवश्यकताएं हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके आधार पर इसके काफ़ी लाभ है। तो मुख्य लाभों की चर्चा करें तो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया व्यय साध्य नहीं है। यह छात्र अध्यापक को वास्तविक शिक्षण हेतु तैयार करती है। तो ये इनके कुछ लाभ है। इसके अलावा जैसे इसके माध्यम से शिक्षक में शिक्षण कौशलों को विकसित किया जा सकता है, प्रभावशाली शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं, ये अल्प समय में पर्याप्त शिक्षण कराने में सक्षम है। इस विधि से छात्र तथा शिक्षक दोनों ही नियंत्रित रहते हैं। इसमें छात्र अनुशासनहीनता नहीं कर सकते हैं। इसमें अनुक्रिया के तत्काल पश्चात प्रतिपुष्टि करने से अपेक्षित सुधार है वो किया जा सकता है। इस विधि में शिक्षण सामग्री का पूर्ण नियोजन कर लिया जाता है, जिससे शिक्षण में क्रमबद्धता बनी रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके अनेक लाभ है। और भी लाभ है, जैसे इसमें छात्र स्वावलंबी बनाए जाते हैं, वह स्वयं करके भी सीखता है। ये वास्तविक कक्षा के परिप्रेक्ष्य में घटित होती है और इस कारण छात्र अध्यापक को कठिनाई नहीं होती। इस विधि में क्रमशः सभी शिक्षण कौशलों को विकसित किया जा सकता है और इसमें शिक्षण विधि में छात्र अध्यापक का संकोच, झिझक, भय आदि दूर किए जा सकते हैं। यह प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाती है और इस विधि में निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण करने से ध्यान केंद्रित भी किया जा सकता है। इस प्रकार हमने सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता, महत्व, उसके लाभ आदि जाने। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण करवाते समय छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं को कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तो मुख्य सावधानियां कौन सी है, उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की सफलता है वो इसके प्रयोगकर्ता पर निर्भर करती है। तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? जैसे नंबर 1, सूक्ष्म शिक्षण पर विधि प्रयोगकर्ता को इस संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान में पारंगत होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानात्मक अपूर्णता उद्देश्य तक नहीं पहुंचा पाती है। तो यानी जो प्रयोग करता है, जो छात्र अध्यापक है, वो ज्ञानात्मक रूप से पूर्ण होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगकर्ता के सामने उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, अन्यथा इसका प्रयोग औपचारिकता मात्र ही रहेगा। यानी छात्र अध्यापक को उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। तीसरी सावधानी रखनी है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि अभ्यास के पूर्व कौशल विशेष पर आदर्श पाठ दिया जाना चाहिए, जिसका अनुकरण प्रशिक्षणार्थी है वो कर सके। सूक्ष्म शिक्षण पाठ पर चर्चा के समय ठोस सुझाव देने चाहिए, जिससे रचनात्मकता विकसित हो सके। एक अन्य विशेष सावधानी यह है कि सूक्ष्म शिक्षण का पाठ तैयार करते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक बिंदुवत उसे बनाकर प्रत्येक कौशल को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग में क्रमबद्धता रखते हुए एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक साथ कई कौशल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दें, तो एक समय में एक ही कौशल का प्रयोग करना होता है। तो साथियों, आज हमने इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जाना। अगले वीडियो में हम शिक्षण के कौशलों के बारे में जानेंगे और माइक्रो टीचिंग के लिए लेसन प्लान कैसे तैयार करने हैं उनके बारे में भी विशेष रूप से जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।